जितना कठिन सफ़र चुना है मैंने, मेरी हस्ती उसके बराबर की है। जितना कठिन सफ़र चुना है मैंने, मेरी हस्ती उसके बराबर की है। मैंने साहिल के हवाओं से दुश्मनी नहीं मोली, मेरी लड़ाई तो समुंदर की लहरों से है। आप जब भी अपने कंपटीटर को चुने, वो खतरनाक रहना चाहिए, इतनी ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए कि आप जब उससे जीतो तो आपकी दुनिया बदल जाए। हारोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए स्पॉट एरर CGL 12/4/2022 में आप पूछे गए सारे क्वेश्चंस को। इससे पहले मेरा वीडियो जो आया था 11/4/2022 के सारे क्वेश्चंस का था। चलिए अब इसमें शुरू करते हैं, देर ना करते हुए सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है, माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज़ अ डेंटिस्ट। आप कैसे बनाओगे इसको, देखिएगा। इसका जो आंसर फाइंड आउट करना है वो कैसे पता चलेगा, बताइए। आप क्या करिए, क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ लीजिए और आंसर वीडियो को पॉज करके आप देखिए कि कौन सा इसमें एरर है। तो जिस तरह से ऑप्शन भी दिया हुआ है, माई ओल्डर ब्रदर, बी दिया हुआ विच यू विल, सी दिया हुआ मीट लेटर, डी दिया हुआ इज अ डेंटिस्ट। अब पकड़िए कि कौन सा गलती है। तो इसमें गलती सर दिया हुआ है कौन, बी कैसे वो देखते हैं। सर यहाँ विच नहीं होगा, सीधी सी बात, यहाँ विच नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, होम का। विच का प्रयोग ना होके किसका होगा, होम का। क्यों होगा होम का, आप ये भी समझिए। सिर्फ आप ये पकड़ लो कि होम होगा, ठीक है, लेकिन क्यों होगा आप पता तो चलेगा कि होम हुआ। देखिए ये जो विच है ना सर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, किसी संज्ञा के विस्तार को या उसकी चर्चा को समझा देता है। जैसे मैंने कहा भगवान राम जो एक राजा थे, लोग उन्हें पूछते हैं राम जो एक राजा थे। अब ये जो शब्द आ रहा है जो एक राजा थे, यही एक रिलेटिव प्रोनाउन है। राम जी के बारे में चर्चा कर देना या उसके बारे में कुछ समझा देना, वही क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आप कुछ और कहो कि मतलब मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक बहुत अच्छे लीडर भी हैं। कुछ लोग सहमत ना हो इस पे, वो अलग बात है, लेकिन मैं आप समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, वो आपको पढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो मोदी जो हमारे भारत के PM है, जो हमारे भारत के PM है, जो के साथ जो आया वही रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आप समझिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाम के बारे में विस्तार कर देना या उसकी चर्चा कर देना, वही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और कुछ नहीं। तो इसमें भी सेम थे। माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर, यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। माई ओल्डर ब्रदर इज अ डेंटिस्ट, यही है मेन सेंटेंस, ठीक है। लेकिन इसमें जोड़ा क्या गया, विच यू विल मीट लेटर। लेकिन क्या होता है सर, विच का प्रयोग जो होता है, उसके प्रयोग और हुम के प्रयोग में अंतर है। हुम का प्रयोग होता है सर मैन काइंड के साथ, लेकिन विच का प्रयोग होता है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग के साथ, और एक्सेप्ट मैनकाइंड को छोड़कर बाकी सब। अब मैनकाइंड को छोड़कर बाकी सभी के साथ लगता है। तो लिविंग थिंग बच कौन गया। अब इससे पहले आप समझिए मैनकाइंड कौन, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, राम श्याम मोहन कुछ भी हो गया, मोहन हो गया, मैं हो गया, आप हो गए। जब कोई व्यक्ति की बात करें वो मैनकाइंड होगा। और लिविंग थिंग मतलब पेड़ पौधा कुत्ता बिल्ली सब, उन सभी के साथ वो जीवित है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो जीवित ना हो, उन दोनों के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विच। लेकिन लिविंग थिंग के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, माई ब्रदर कोई व्यक्ति होगा, माई ओल्डर ब्रदर मेरा बड़ा भाई कोई व्यक्ति होगा, उसके लिए हु विच ना आके क्या आता है, होम आता है। समझे, विच ना आके होम आता है। जैसे एक सेंटेंस भी आप समझो कि राम whom I teach is a good boy। राम जिसको मैं पढ़ाता हूँ एक अच्छा लड़का है। तो ये जो whom आ रहा है ना सर, क्यों आ रहा है, क्योंकि राम के लिए आ रहा है। राम के लिए, राम क्यों होगा, राम एक मैनकाइंड है, व्यक्ति है, लिविंग थिंग है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं नहीं लिखता, अगर मैं इसको हटा के ये लिखूँ, कि द ट्री whom I watered is
वेल, ठीक है। तो वह ट्री जिसको मैं पानी देता था अच्छा है। तो आई समझिए कि हुम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हुम का ट्री क्या है? लिविंग थिंग तो है, लिविंग थिंग तो है, लेकिन ये मैनकाइंड तो है नहीं। मैनकाइंड रहता तभी तो हुम का प्रयोग करते हैं। हुम न लग के यहाँ कर लगेगा विच। अब यहाँ विच लगाओगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ हुम न लगा के किसका प्रयोग करिएगा? विच, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। ऑप्शन दिया गया है फॉर स्कूल ए नंबर में, बी नंबर में लेट, सी नंबर में वॉज, डी नंबर में एंड पनिश्ड। यानी इसमें नो एरर नहीं है, यानी इन्हीं किसी में से कोई ना कोई गलत है, आप उसको पकड़ना है। चलिए बताइए कौन सा एरर है। तो आंसर जो सर इसका है वो आंसर थोड़ा समझने की ट्रिक की बात है और कुछ नहीं। देखिए इंग्लिश ग्रामर में ना, इंग्लिश ग्रामर में दो तरह के इंग्लिश होते हैं, आप कह सकते हैं इस भाषा में। एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। होता है फॉर्मल। फॉर्मल ग्रामर को इंग्लिश एक्सेप्ट करता है और इनफॉर्मल ग्रामर को इंग्लिश एक्सेप्ट नहीं करता विथ राइटिंग। स्पोकन में चलता है। जैसे मैंने आपको ये कहा, मैं इसको भी समझा रहा हूँ, जो इसको समझाने के लिए कुछ जो समझाना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देखिए ही गोज टू स्कूल एंड रीड्स। वह स्कूल जाता है और पढ़ता है, ठीक। लेकिन ये जो है ये बोलचाल के भाषा में, इसको रिटन में कैसे लिखते हैं? ही गोज टू स्कूल एंड ही रीड्स। वह स्कूल जाता है और वह पढ़ता है। वो स्कूल जाता है और पढ़ता है, वह स्कूल जाता है और पढ़ता है। भाषाई स्तर पे यह सही है, लेकिन ग्रामेटिकली स्तर पर नए जो ग्रामर है उसमें ही का प्रयोग लेकर आए। सेम यही सेंस है। ही वाज लेट फॉर स्कूल, पहला सेंटेंस, वाज पनिश्ड, यानी कौन पनिश्ड हुआ? वही पनिश्ड हुआ। यहाँ हो जाएगा ही वाज पनिश्ड। वह स्कूल देर से जाते हैं और वह पनिश्ड किया जाता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि आप इसके पहले क्या लगा दोगे? एंड के पहले ही वॉज पनिश्ड, बस इतना ही से बात है। जैसे ही गोज टू स्कूल एंड रीड्स, कौन पढ़ता है? दोनों के लिए वर्ब सेम ही है, सब्जेक्ट सेम ही है। उसी तरह से इसके लिए भी ही आया और ही वॉज यहाँ जो आना चाहिए था ये इसके लिए आया। जबरन है ना कि फॉर्मल तरीका से इस तरह से प्रयोग किया जाता है। इनफॉर्मल में हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसलिए उतना फर्क नहीं पड़ता। चलिए सेकंड अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। ऑप्शन नंबर ए है नो एरर, यानी इसमें कहीं गलती नहीं है। बी है इट वॉज अ सरप्राइजिंग, सी है फ्रॉम माई ब्रदर और डी है टू रिसीव द गिफ्ट। कौन सा गलती है इसमें? तो गलती सर इसका आंसर क्या है वो गलती को समझते हैं। इसका आंसर क्या है? आंसर ये है, आप जा समझिएगा। आंसर है सर जेरंड के पहले अगर आप आर्टिकल का प्रयोग करोगे, किसका? आर्टिकल का प्रयोग करोगे, जेरंड के पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग करोगे तो कोई ना कोई नाउन को लाना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। जेरंड के पहले अगर कोई आर्टिकल का प्रयोग करोगे तो कोई ना कोई नाउन को लाना पड़ेगा। तो आप समझिए जेरंड कहने का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। V4 के पहले कोई ए एन चाहे आ सकता है, ए एन द कुछ भी आ सकता है, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नाउन रहना चाहिए। आप बिना नाउन के ला नहीं सकते। यहाँ देखिए सरप्राइजिंग जो है ना सर, सरप्राइजिंग के साथ इट वाज अ सरप्राइजिंग, क्या सरप्राइजिंग गिफ्ट अगर यहाँ रहता तो ठीक हो जाता। V4 के पहले ए ला दिए, कोई जरूरत ही नहीं लाने का। इट वाज सरप्राइजिंग, बस इतना है। इट वाज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, बस इतना ही भी सही हो जाता। यहाँ ए लाने की जरूरत नहीं है, आंसर होगा सर बी। ए लाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ला रहे हो सर तो कोई नाउन दीजिए इसको, नहीं तो ये गलत हो जाएगा।
नहीं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाउन दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर नाउन दे देते हैं तो ये सेंटेंस है। जैसे देखिए द फ्लाइंग, जैसे ए फ्लाइंग बर्ड, ए फ्लाइंग BIRD बर्ड, जैसे एक उड़ता हुआ फ्लाइंग, फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ चिड़िया, एक उड़ता हुआ चिड़िया। अब इस एक उड़ता हुआ चिड़िया में सिर्फ बर्ड को आप हटा दीजिए, ए फ्लाइंग, एक उड़ता हुआ, क्या पता चला? नहीं, कोई ना कोई नाउन को लाइए आप, ठीक है, कोई ना कोई नाउन को लाइएगा तभी वो कंप्लीट होगा। इसलिए नहीं लाना है तो सीधे सीधे आप हटा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। इट वॉज अ सरप्राइजिंग, जैसे ही हटाइएगा ना इसको तो ये सेंटेंस चला जा रहा है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वाज और वेयर प्लस V4 का प्रयोग हो रहा है और कुछ नहीं है। इट वॉज सरप्राइजिंग, बस समझे, इट वॉज सरप्राइजिंग, इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, बस इतना ही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है सर, माई हाउस इज मोर स्पेसियस दैन माई सिस्टर, माई हाउस इज मोर स्पेसियस दैन माई सिस्टर। आप इसमें बताना है, फाउंड आउट करना है कि कौन सा एरर है। तो नंबर ए ऑप्शन है सर इसमें, इज मोर, बी है माई हाउस, सी है माई सिस्टर और डी है स्पेसियस। आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है, ठीक है। तो एरर सीधा सीधा कहाँ है आप पकड़ के देखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये केस से है, जो प्रोनाउन से रिलेटेड सेंटेंस पार्ट आता है, तो उसको कैसे बनाएं। जैसे आप देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसमें जो एरर है वो आंसर के रूप में ये लाएंगे हमको सिर्फ सी नंबर। यहाँ क्या हो जाएगा, माई सिस्टर्स, क्या हो जाएगा, माई सिस्टर्स, बस वो सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी यहाँ जो है ना, यहाँ आप सिर्फ एपिस्ट्रॉफ एस लगा दोगे तो वो सेंटेंस सही हो जाएगा, सीधी सी बात है। एपिस्ट्रॉफ एस लगा दोगे तो सेंटेंस सही होगा। कैसे देखिए, ऐसा क्यों होता है, जैसे लिखिए माई काउ इज ब्लैक एंड मोहन इज वाइट, मोहन इज रेड। सिंपल लिखिए, माई काउ इज ब्लैक एंड मोहन इज रेड। अब मोहन क्या मतलब, मोहन इज रेड यानी मोहने लाल है, नहीं ना, इसका सेंस यही ना है, मोहन इज लाल, मोहन इज रेड यानी मोहन लाल है, ऐसा तो होगा नहीं। अब कहना क्या, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मेरी गाय जो है वो काली है और मोहन की गाय क्या है, वो लाल है। तो आपको क्या करना होगा ना, आपको क्या करना होगा, एपिस्ट्रॉफ एस लगा देना होगा, सीधी सी बात है। यानी मोहन्स की कार क्या है, मोहन की गाय क्या है, काली लाल है। यहाँ जैसे माई काउ इज ब्लैक एंड मोहन्स इज रेड, तब सही हो जाएगा। इसी तरह से होगा माई हाउस इज मोर स्पेसियस दैन माई सिस्टर्स, तो सही हो जाएगा। जैसे आप अगर ऐसे भी इसको लिख दीजिएगा ना, माई काउ इज ब्लैक एंड मोहन्स काउ इज रेड, तब भी ये गलत हो जाएगा, तब भी ये गलत होगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो नाउन को लगातार एक्सेप्ट नहीं किया जाता, दो नाउन को लगातार एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए तब भी गलत हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कहो माई पावर इज मोर देन यू, तो ये सेंटेंस गलत है। क्या होगा, योर्स, क्या होगा, योर्स, ठीक है, योर्स, सीधी सी बात है। मेरी ताकत तुम्हारी ताकत से ज़्यादा है, ना कि योर्स। ये योर्स क्या है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव है। इसी तरह से पॉजेसिव एग्जेक्टिव का पार्ट है एपिस्ट्रोफी एस। समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है वो एंटिक डायमंड नेकलेस वाज स्टॉलन फ्रॉम माय म्यूजियम। एक एंटिक डायमंड नेकलेस है जो कहाँ हो गया, म्यूजियम से चोरी हो गया। अब ए नंबर ऑप्शन है वाज स्टॉलन, बी नंबर है फ्रॉम द म्यूजियम, सी नंबर है एंटिक डायमंड नेकलेस और डी नंबर है नो एरर। आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें एरर कहाँ है। तो इसका जो आंसर है ना सर वो नंबर है सी। सी क्यों? क्योंकि आपने क्या कह दिया, एंटिक डायमंड नेकलेस। नेकलेस क्या हो गया, एक हार हो गया। हार जो हो गया आप उसको गिन सकते हो,
लेकिन डायमंड क्या हो गया, वो अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि उसे कैरेट में गिनते हैं। जब अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन ही नहीं सकते, उसे कैरेट में जिसे नापा जाए, तौला जाए, वो क्या सब हो गया, मटेरियल नाउन में। इसी तरह से मटेरियल नाउन के श्रेणी में आता है, ये अनकाउंटेबल है। मटेरियल नाउन यानी अनकाउंटेबल, वाटर यानी मटेरियल नाउन वाटर है तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। मिल्क है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है। उसी तरह से डायमंड है, डायमंड क्या है, अनकाउंटेबल। जिसे तौल के माप के बेचा जाए वो सब क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल श्रेणी में आएगा। तो डायमंड है अनकाउंटेबल, लेकिन डायमंड के साथ जोड़ क्या दिया, नेकलेस। एक एंटिक डायमंड नेकलेस है वो, मतलब हीरो का हार है वो, समझे, एक हार टाइप का है। तो हार तो गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 को 6 को हार है मेरे पास। तो आई हैव 5 एंटिक डायमंड नेकलेस। आप इसको प्लूरल भी कर सकते हो। तो क्या किया है इसके पहले, गलती बस इतना किया है कि एंटिक डायमंड के पहले आपको आर्टिकल देना चाहिए था। यहाँ ए लग जाएगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ आप अगर ए लगा दोगे तो सही हो जाएगा, ए नहीं सॉरी एन लगेगा, क्योंकि एंटिक है तो एंटिक के पहले एन लगेगा, क्योंकि ये वॉवेल है, वॉवेल से स्टार्ट हुआ, इसे एंटिक लगेगा। तो एन एंटिक डायमंड नेकलेस सही है, ठीक है। अगर ये रहता कि डायमंड इज कॉस्टली तो ये गलत है, क्योंकि डायमंड को आप गिन ही नहीं सकते, ये लगा ही नहीं सकते उसके पहले, ये लगेगा नहीं क्योंकि गलत है। लेकिन जब डायमंड की नेकलेस की हार की बात करें तो हार तो गिना जा सकता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, वो काउंटेबल बन जाएगा। काउंटेबल के हिसाब से उसके पहले एन लगाना चाहिए। इसी देखिए, अगर आप ऐसे भी लिख दो ना, बॉय इज गुड, तो गलत है। बॉय इज गुड, लड़का अच्छा है, ठीक, लेकिन आप संख्या बताना पड़ेगा। जब भी आप कॉमन नाउन के फैक्टर की बात करो, कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता। तो ये कॉमन नाउन की श्रेणी में आ गया, नेकलेस हो गया, गिनती की श्रेणी में आ गया, तो इसके पहले आपको ए लगा दोगे। अगर कॉमन नाउन को आपको डिफाइन करना होगा 1 2 3, ये आर्टिकल क्या है, अगर आर्टिकल के बिना लाना हो तो उसको प्लूरल करना होगा, सीधी सी बात है। तो ये आर्टिकल के बिना नहीं आएगा। अगर ए लगा देते हैं तब सही है, अगर ए हटा देते हैं तो ये गलत है, सीधी सी बात है। इसी तरह से नेकलेस के पहले ए एन लगाएंगे तभी ये डिफिनिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर द एक्सीडेंट हैपेंड, हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, बी नंबर द पुलिसमैन आस्क्ड, सी नंबर नो वन वाज नोइंग, डी नंबर मेनी पीपल बट। अब 6 नंबर फिर से पढ़िए, द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। आप इसमें बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा, जैसे ध्यान दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ इसका जो आंसर होगा सर ना, देख भाई आंसर क्या होगा, आंसर इसका जो होगा वो है सी नंबर। अब कैसे समझते हैं, देखिए ये क्या गलती है वो समझा देते हैं। इसका जो होगा नो वन के साथ न्यू होगा, बस। अब कैसे होगा ये समझते हैं। देखिए कुछ वर्ब जो है ना, कुछ वर्ब जो है फिजिकली कार्य करते हैं और कुछ वर्ब अनफिजिकली कार्य करते हैं। बिफोर में एक रूल है, कंटिन्यूअस में एक रूल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक रूल है कि जो वर्ब फिजिकली कार्य करता है उसी के साथ बिफोर का प्रयोग करे टेंस में। अगर जो वर्ब फिजिकली कार्य नहीं करता है वो बिफोर में ना बन के प्रेजेंट इंडिफिनिट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट बनेगा। जैसे देखिए कैसे होता है, जैसे अब बात करते हैं फिजिकल वर्क और नॉन फिजिकल वर्क। जैसे देखिए फिजिकल जिसमें जैसे कार्य हो, बोले, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलना क्या है, फिजिकली वर्क है जिसमें मुंह हिलता है। महसूस करना, क्या आप महसूस करो, उसमें कोई फिजिकल वर्क हो रहा है नहीं, आपको हो रहा है। फिजिकल कहने का मतलब आप देखो, ग्रामर
के सेंस में आप किसी को कार्य करते देखो, ये कहने का मतलब वे कार्य अनफिजिकल श्रेणी में रखेंगे। ग्रामर रखता है जिसमें दिखे ना कि ऐसा कार्य हो। जैसे आप हेयर कर रहे हो, सुन रहे हो, सुनना क्या है, आपके कान कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और लिसन क्या है, दोनों में अंतर है। लिसन उसे कहते हैं जो ध्यान से सुना जाए, आपके मन से सुनते हो, ठीक है, और हेयर उसे कहते हैं जो बिना इच्छा से आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे बादशाह को सुनना चाहते हैं या आप लिसन कर रहे हो, लेकिन आपके आसपास जो शोरगुल हो रहा हो सके पंखा चल रहा हो या फिर कोई ऐसे ही बोल रहा हो, वो आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन आपका कान तो कार्य कर रहे हैं, वो हेयर के श्रेणी में आएगा। या फिर आप स्मेल कहने का मतलब कोई भी चीज़ आप सुन पा रहे हो, आप सुनना नहीं चाहते लेकिन सुन पा रहे हो। फील हो गया, लव हो गया, या फिर आप अंडरस्टैंड की बात करो। अंडरस्टैंड मतलब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, तो मैं ये देख थोड़ी रहा हूँ कि आप समझ रहे हो कि नहीं, ये दिखने वाली काम नहीं। मैं आपको कर आप पढ़ो तो पढ़ने वाली क्रिया आपके हाथ से या मुंह से होगी तो आपको दिखेगा कि कार्य कर रहे हैं। जिस कार्य को आप देख ही नहीं सकते वो अनफिजिकल की श्रेणी में आएगा। जो कार्य किया ही नहीं जा रहा सामने से दिख कर ही, वो V4 में बनेगा ही नहीं। तो ये सर है नोइंग, जो है जानना। अब मैं जान रहा हूँ, मैंने कहा कि आप ये समझते हो, तो सर आई नो, आई एम नोइंग सुना है कभी? आई एम नोइंग, मैं जान रहा हूँ, ये होगा ही नहीं, ये सेंटेंस ही नहीं होता। आई नो होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका हिंदी सेम है, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। इसको आप ऐसे भी लिखो, मैं जानता हूँ, तब भी सही है, जानता हूँ तभी सही। मैं जान रहा हूँ या मैं जानता हूँ, दोनों का ही सेंटेंस क्या बनेगा? आई नो, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। उम्मीद करना, आप होप करने में कोई फिजिकल फर्क दिखता है क्या? आप उम्मीद करो, कुछ उम्मीद करो कि ऐसा हो जाए, फिजिकली वो मेंटली कार्य हो रहा है। आप जब मेंटल कार्य करो, माइंड आपका कार्य करे, तो वो सभी कार्य जो महसूस होता हो, उम्मीद करना, इच्छा रखना, वो आप फिजिकल नहीं दिखता किसी को, वो अनफिजिकल वर्क है, जो शारीरिक क्रिया नहीं दिखता, वे सभी वर्ब V4 में नहीं बनते। जैसे आई एम विशिंग या आई एम विशिंग सुना होगा, कभी नहीं सुनोगे, ये बनता ही नहीं। आई एम होपिंग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, होपिंग, तो ये कभी होता ही नहीं। आई होप होगा, आई विश होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में ना बन के सेम उसी टेंस में बन जाता है इंडिफिनिट में। तो आई विश ये सही है, आई होप सही है। तो यहाँ जो क्या गलती किया था ना सर, यहाँ पर जो गलती किया था, ये नो को ING में डाल दिया, तो नोइंग होगा ही नहीं। अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना, जो टेंस का जो मेरा वीडियो है उसमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताया गया। तो नोइंग ING के साथ नहीं आएगा, बस इतना ही गलती है। यहाँ सीधा सीधा क्या हो जाएगा? नो वन वाज नोइंग, जो गलत, नो वन वाज नोइंग गलत है सर पूरी तरह से। यहाँ हो जाएगा नो वन न्यू, बस यही सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में था, पास्ट कंटिन्यूअस में था, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। चलिए अगले, अब आई होप यू अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन जो था वो है सातवां क्वेश्चन जो है, वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 months। ठीक है, मैंने कुछ अपने दोस्तों से 6 महीनों से नहीं मिला। आप यही बात करें, हम लोग अपने कुछ दोस्तों से 6 महीनों से नहीं मिले, अपने कुछ दोस्तों। चलिए इसमें समझते हैं। ए ऑप्शन दिया है सिंस 6 months, बी दिया हुआ है वी हैव, सी दिया हुआ है नॉट मेट, और डी दिया हुआ है सम ऑफ आवर फ्रेंड्स। आपको बताना है कि इसमें एरर क्या है। सर इसमें जो एरर है ना वो है सिंस नहीं लगेगा। याद रखिएगा कि सिंस और एक होता है फॉर, ये दोनों परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। दोनों के यूजेस में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत मतलब पेचीदा टाइप के बताया गया पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, वो ट्रिक हमेशा काम करेगा, किसी की हिम्मत नहीं कि काट दे वो। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सिंस उसके साथ लगेगा और फोर किसके साथ लगेगा वो मैं समझा रहा हूँ। सिंस किसके साथ लगेगा? जो टाइम वर्ड, याद रखिएगा, जो टाइम वर्ड अपने साथ एस या ईएस ले सकता है,
जो टाइम वर्ड अपने साथ एस या ईएस ले सकता है, यानी जो सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है, वो सभी के सभी फोर लेंगे। वे सभी के सभी क्या लेंगे? फोर। जो टाइम वर्ड एस और ईएस अपने साथ ले सकता है, यानी जो सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है, यानी पहले एक हो और बाद में वो प्लूरल हो जाए, तो वो सभी के सभी क्या लेंगे? फोर। और जो टाइम वर्ड अपने साथ एस और ईएस कभी ना ले, वो अपने साथ लेगा सिंस। क्या लेगा? सिंस। अब देखिए यहाँ जो है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए सर क्या है कि मंथ को आप क्या मंथ्स में नहीं बदल सकते? क्या मंथ को मंथ्स में नहीं बदलते? डे को डेज में नहीं बदला जा सकता, ईयर को ईयर्स में बदला जा सकता है। यानी ईयर 4, उसको आप प्लूरल कर रहे, ईयर्स को ईयर्स में प्लूरल कर दिए, तो अब क्या बन जाएगा? सीधी सी बात, तो प्लूरल बन जाएगा, तो वो क्या लेगा? 4। डे है, डे को डेज में बदला जा सकता है, तो प्लूरल हो गया। अब बात करते एस्टरडे को प्लूरल करके दिखाइए, हो भी नहीं करेगा, क्या लेगा? सिंस। मंडे को प्लूरल करके दिखाइए, हो भी नहीं करेगा, क्या होगा? सिंस। ट्यूसडे को प्लूरल करके दिखाइए, होगा? नहीं होगा, तो सिंस। जनवरी को प्लूरल करके दिखाइए, होगा? नहीं होगा। 2022 को प्लूरल करके दिखाइए ना सर, होगा? कभी नहीं। मतलब 2022 में 4-5 को साल लगेगा एक अंदर घुसा के, संभव है नहीं। 2022 के साथ क्या लगेगा? 2022 के साथ आप सीधी क्या लगेगा? सिंस लगाइएगा। और एस्टरडे के साथ क्या लगेगा? एस्टरडे के साथ आप क्या लगाइएगा? सिंस लगाइएगा। और लेकिन डेज के साथ, डे के साथ क्या लगेगा? क्योंकि डे डेज में कन्वर्ट हो सकता है, तो सीधी बात है, ये 4 लेगा। मंथ्स में कन्वर्ट होगा, 4 लेगा। सिंस, फिर से मैं समझा रहा हूँ, सिंस उस टाइम वर्ड के साथ लगता है जो कभी भी या किसी भी कीमत पे सिंगुलर से प्लूरल नहीं हो सकते। वह सारे वर्ड सिंस के साथ ही जुड़ेंगे। और वह टाइम वर्ड जो सिंगुलर से प्लूरल हो जाए, यानी एस और एस को ले सकता है, वो अपने साथ 4 को लेंगे। सीधा सी बात है। यहाँ क्या था सर? 6 मंथ्स हो गया, मंथ को मंथ्स में बदल गया, एस ले लिया। अब सीधा यहाँ सिंस ना होगा, क्या होगा? 4। यहाँ 4 6 ईयर होगा। यहाँ क्या होगा? सिंस गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए था? ए नंबर आंसर है इसका। यहाँ होगा 4 6 मंथ, बस सेंटेंस है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट। अब समझिए, ऑप्शन दिया हुआ हाउ मेनी, बी दिया हुआ नो एरर, सी दिया हुआ एक्स वर, और डी दिया हुआ है इनटू द बास्केट। अब समझिए क्या होगा इसमें आंसर, क्या होगा? तो इसका आंसर बड़ा आसान है, बहुत बड़ी हल्का आसान, नो एरर, कोई गलती है नहीं इसमें। ठीक है, कोई गलती नहीं, बी आंसर होगा, सीधी सी बात, इसमें कोई गलती नहीं। गलती क्या, अगर गलती करता तो क्या करता है? तो कुछ नहीं, हाउ मेनी एक्स है तो एक के साथ आप एस हटा दीजिए, सेंटेंस गलत हो जाएगा, एस लगा दीजिए, सेंटेंस गलत होगा। अगर गलती करता तो वर्ग की जगह पे क्या लगा देता, वाज लगा देता, बस सेंटेंस, इतना ही गलती होता सेंटेंस अरेंजमेंट में इस सेंटेंस के अनुसार, और कुछ नहीं। हालांकि सेंटेंस सही है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, इसका ऑप्शन है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? द अनसीजनल रेन काउज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। आप बताइए इसमें एरर क्या है? एरर क्या है? तो इसका भी आंसर बड़ा आसान है, बड़ी आसान है। आसान कह दिए तो समझना कि सर क्या है, नो एरर, इसमें कोई गलती है ये नहीं। द अनसीजनल रेन काउज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। ठीक, कोई गलती नहीं, इसमें कुछ गलती नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन कहता है शी persisted to doing what she wanted despite opposition। विरोध के बावजूद वो जो चाहती थी करने में लगी रही, यही का सेंटेंस है। ए है टू, विरोध के बावजूद, हाँ, ए है टू डूइंग, बी है व्हाट शी वांटेड, और सी नंबर है सी परसिस्टेड, एंड डी डिस्पाइट अपोजिशन। आप समझिए क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर जो इसका है, वो जो आंसर है वो है ए नंबर। ए क्या है कि परसिस्ट का मतलब होता है
परसिस्ट का मतलब दृढ़ रहना, दृढ़ रहना या किसी बात पे टिके रहना, दृढ़ रहना या किसी बात पे टिके रहना, समझे। अगर आप किसी बात पे टिके हुए दृढ़ हो तो समझ जाना कि वो क्या होगा। अब दिक्कत क्या है कि परसिस्ट के साथ जब भी verb आएगा ना, जब भी verb आएगा, अब verb आएगा या आप किसी चीज़ को आप लाने चाहते हो, किसी नाउन को लाना चाहते हो, तो उसके लिए प्रीपोजिशन का जो प्रयोग होगा वो होता है इन या विथ, ना कि टू। कहीं कहीं ऑन भी दिया गया है जो कि गलत है, ऑन भी नहीं लगता, ना कि टू लगता, दोनों नहीं लगता। किसका प्रयोग होगा? इन या विथ। तो यहाँ सिर्फ आप टू हटा के क्या कर दीजिए, इन कर दीजिए या विथ कर दीजिए तो सही होगा। सी परसिस्टेड इन डूइंग व्हाट सी वांटेड डिस्पाइट अपोजिशन। बस इतना ही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है सरीगर्मा नंबर, एज इट हैज बीन रेनिंग हैवली सिंस 2 hours द चिल्ड्रेन आर एट होम। ठीक है, एज इट हैज बीन रेनिंग हैवली सिंस 2 hours द चिल्ड्रेन आर एट होम। ए नंबर है एज इट हैज बीन, बी नंबर है सिंस 2 hours, सी नंबर द चिल्ड्रेन आर, डी नंबर है रेनिंग हैवली। वीडियो आप देख रहे हो, आपको समझ में आ गया होगा इसमें एरर कौन सा है, तो आंसर सर इसका आपको पता हो गया होगा। सीधी सी बात है कि हाँ, सिंस ना हो के क्या लगेगा, फोर। अभी आपको मैंने बताया कि जो टाइम वर्ड यानी टुमारो, यस्टरडे या 1 hour 2 hour थी, मंडे संडे, जो भी टाइम वर्ड है, जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, वो सभी अगर एस और यस के साथ आ जाता है, अपने नाउन को अपने आप को नाउन बना लेते हैं, एस और यस के साथ आया तो समझ जाना होगा क्या बन जाएगा, फोर लेगा। वो क्या लेगा, फोर, ना कि सिंस। जो एस और यस के साथ नहीं आएगा वो क्या लेगा, जो एस और यस के साथ नहीं आएगा वो सिंस, जो एस और यस के साथ लाता वो फोर लेगा। अभी मैंने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। सी इज टू ग्रैब सीन टू बी पार्डन्ड। तो सी इज टू ग्रैब सीन टू बी पार्डन्ड। ए नंबर ऑप्शन है पार्डन्ड, बी नंबर है टू ग्रैब सीन, टू ग्रैब सीन, सी नंबर है दिस इज, एंड डी नंबर है टू बी। आपको आंसर बताना है इसमें क्या होगा। तो आंसर इसका ये है कि आप समझिए कि टू के साथ एग्जेक्टिव तो आते हैं, एडजेक्टिव तो आते हैं, लेकिन एग्जेक्टिव ठीक है, लेकिन टू के साथ एग्जेक्टिव आएंगे, अब प्लस नाउन आना गलत है। यहाँ टू तो लगा और सीन भी लग गया नाउन। ऐसे भी यह इतना गंभीर, ग्रैब का मतलब भी होता है गंभीर, टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे भी नहीं। लेकिन मैं आपको टू का यूज करती हूँ, यहाँ टू लगेगा नहीं। दिस इज ग्रैब सीन टू बी पार्डन। यह गंभीर अपराध है, क्षमा करने के लिए। आप समझिए कि यह बहुत बेकार है, टू लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों का सेंस एक ही बता रहा है। मतलब मैंने खाया, चल बार बार एक ही शब्द को बोलने की क्या जरूरत है, नहीं समझे, बार बार एक ही शब्द को बोलने की जरूरत नहीं है। टू लगाने से ही ग्रैब का मतलब ही गंभीर होता है, टू मत लगाइए, सीधी सी बात है। आप क्या करिए, टू डायरेक्ट नहीं लग सकता सीन के साथ, सीन क्योंकि नाउन है, ठीक है। टू लगता है किसी एग्जेक्टिव के साथ, टू एग्जेक्टिव के साथ डायरेक्टली लगता है, टू प्लस एग्जेक्टिव प्लस नाउन नहीं होता। जैसे आप देखिए, सी इज टू ब्यूटीफुल, ठीक है, लेकिन सी इज टू ब्यूटीफुल गर्ल लिखना सही होगा, गलत होगा। अरे उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। नाउन एक्सेप्ट नहीं करता है टू, सीधी सी बात। टू प्लस एग्जेक्टिव आता है, नाउन के साथ नहीं आता, डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन जो अंतिम है, दिस fisheries sector has grown significantly in the last 1 year. This fisheries sector have grown significantly in the last 1 year. A number option है have grown significantly, B number है in the last 1 year, C number no error
और डी नंबर द फिशरीज सेक्टर। अब बताइए इसमें से एरर क्या है। ध्यान से देखिए, एकदम आसान बन जाएगा। देखिए क्या है एरर, मैं बता रहा हूँ। इसका एरर जो है वो सर है ए नंबर। ए नंबर में क्या है, दिस फिशरीज सेक्टर, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब का होगा हैव ना होके हैज। जैसे मैंने कहा ही हैव अ कार, सही है, गलत है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार, हैज लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। राम हैज, अब मान लो यहाँ राम ही लिख देते हैं, राम हैज अ पेन, राम के पास एक पेन है। आप समझिए, राम सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, इसलिए यहाँ हैव गलत है सर, यहाँ क्या लगेगा, हैज। ठीक है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब है, और हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ हैव लगेगा। सीधी सीधी बात इतना ही है। दिस फिशरीज सेक्टर, फिशरीज ये आपको लग रहा होगा प्लूरल, मगर ये है ना, इसको बता रहा है कि ये सिंगुलर है। सेक्टर आप लास्ट वाला को पकड़िएगा, किसको, लास्ट वाला को पकड़िएगा, जो ही वही नाउन होगा। ठीक है, पूरे मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, द फ्लाइंग बर्ड, द फ्लाइंग बर्ड। आप बर्ड को पकड़िएगा कि फ्लाइंग को पकड़िएगा, इसको हमको कोई मतलब नहीं, सीधे लास्ट वाले वर्ड को पकड़िएगा। इसीलिए वर्ड ही एक है, तो ये लग गया था पिछला जो मैंने वीडियो आपको बताया था उसमें, पिछला जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसमें। इसीलिए इसको पकड़िए, ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सीधी सी बात इतना ही। ठीक है, 12/4/2022 में ये 12 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, वो सभी मैंने आपको बता दिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईजली एंड पूरी तरह से अच्छा तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।